लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 40B जो था पार्टनर रेवोल्यूशन। ठीक है, अब पार्टनर रेवोल्यूशन पे हमने ये पॉइंट पढ़ लिया, इसमें ही बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी हमने पढ़ ली और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके आज हम करेंगे। उससे पहले दो सेक्शन मुझे और बताने हैं आपको, तो और कर लेते हैं फिर आगे चलते। नेक्स्ट सेक्शन है 40B। नेक्स्ट सेक्शन इज 40B और ये होता है रेम्यूनरेशन टू मेंबर ऑफ एओपी। एओपी के मेंबर को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में रेम्यूनरेशन देने में रेस्ट्रिक्शन है, वैसे ही एओपी के मेंबर को रेम्यूनरेशन देने में भी रेस्ट्रिक्शन। क्या रेस्ट्रिक्शन है? इसमें तो बड़ी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन है। इसमें कहा गया है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं अगर मेंबर को, तो वो डिसअलाउड होगा। अगर आप सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा देते हैं तो वो भी क्या होगा? डिसअलाउड। मतलब इसमें कोई कम मैक्सिमम कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। जितना भी आपने दिया एओपी के मेंबर को सैलरी वगैरह, वो कम्प्लीटली डिसअलाउड। तो बात ये खत्म हो गई। बात समझ में आई? बस उसके बाद नेक्स्ट बोला गया सेक्शन 43। बोलिए, क्लियर है ना यहाँ तक? अभी तक जो पढ़ा उसमें तो डाउट तो बोल दो। नेक्स्ट बोला गया सर्टेन एक्सपेंसेज आर अलाउड। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एओपी पे रेट मैक्सिमम लगता है। एओपी पे जो टैक्स रेट है वो बहुत ज्यादा है, जबकि पार्टनर पे, मेंबर पे जो रेट है वो कम होती है। इसलिए बोला गया कि नहीं, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम किससे लेंगे? एओपी से टैक्स लेंगे। सर्टेन एक्सपेंसेज आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। ओके। सेक्शन 43B क्या कह रहा है? सेक्शन 43B ये कह रहा है कि अगर आप कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हैं जिनकी डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आपका पेमेंट कर रहे हैं, मतलब अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपने एक्सपेंसेस इंकर्ड किया, बिजनेस से रिलेटेड है, रेवेन्यू नेचर है, पर्सनल नहीं है, मतलब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, फिर भी उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि आपने उसका पेमेंट नहीं किया। वैसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं देख लीजिए। बोनस। बोनस अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी, पर तभी मिलेगी जब आप उसका पेमेंट कर देंगे। वरना सोचो कि आपने तो मार्च में डिक्लेयर कर दिया था बोनस देंगे, दिया है नहीं, आपने खर्चा क्लेम भी कर लिया, तो टैक्स भी कम दिया गवर्नमेंट को, जबकि एम्प्लॉय को तो बोनस मिला ही नहीं। तो ऐसे कुछ एक्सपेंसेस बोले गए जिनकी डिडक्शन कब दी जाएगी? जब उनका पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपने किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से या फिर बैंक से कोई लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया पर आपने पे नहीं किया, तो वो आपके लिए अलाउेबल एक्सपेंस नहीं होगा। लीव इंकेसमेंट दिया, पेमेंट किया तो अलाउ है, वरना नहीं अलाउ है। ठीक है। गवर्नमेंट ड्यूज, गवर्नमेंट की जो टैक्स वगैरह है वो तभी अलाउ है। सैलरी डिसअलाउड क्यों है? किसकी सैलरी? कौन से पॉइंट में? 43B में बोल रहे हैं या 40A में बोल रहे हैं? 40B में, पार्टनरशिप वाले में?
पार्टनरशिप वाले में तो रीजन बताया था ना, ये तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। हमने ये कहा कि भैया फॉर्म पे टैक्स जो लगता है दैट इज एट द रेट 30%। ठीक है। और पार्टनर जो है वो तो क्या है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पे लगती है स्लेब रेट, मतलब कि कम रेट से टैक्स लगता है। अब अगर फर्म के पास प्रॉफिट हुआ तो फर्म 30% टैक्स क्यों देगी? फर्म उसी प्रॉफिट को अपने पार्टनर को दे देगी एज ए सैलरी, 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और पार्टनर के लिए वो इनकम स्लेब रेट में आ जाएगी, मतलब कि कम रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये तो डाइवर्जन ऑफ इनकम हो गया ना, सिंपल सी बात। ओके, चलिए। तो यहाँ पे हमने लिख लिया बेटा बोनस, इंटरेस्ट, लीव इनकेसमेंट, गवर्नमेंट ड्यूज। इसके अलावा पेमेंट टू रेलवे फॉर यूज ऑफ these asset। गवर्नमेंट ड्यूज मतलब गवर्नमेंट टैक्सेज। ठीक है, गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं, फिर लाइसेंस फीस है, ऐसी कोई चीजें हैं गवर्नमेंट को जो पे होना है, दैट विल बी गवर्नमेंट ड्यूज। तो इन सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट कब होगा, डिडक्शन कब मिलेगा? जब आप इनका पेमेंट कर दोगे। गवर्नमेंट ड्यूज में मान लीजिए जीएसटी है, एक्साइज पहले होता था, ठीक है, या कस्टम है, ये सारे गवर्नमेंट ड्यूज है। तो इनकी छूट तभी मिलेगी जब इनका पेमेंट आप कर दो। गवर्नमेंट कहती है एक तो आप हमें पेमेंट नहीं देते, ऊपर से आपको खर्चा भी क्लेम करना है। तो बताइए चल सकता है क्या सर? नहीं। पीएफ में पेमेंट, पीएफ में पेमेंट, लास्ट पॉइंट पेमेंट टू रेलवे। लास्ट पॉइंट हमने लिखा है पेमेंट टू रेलवे फॉर यूज ऑफ दिस असेट। हम अगर रेलवे की कोई एसेट यूज कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ले लीजिए कंटेनर। आपने देखा होगा मालगाड़ी पे कंटेनर जाते हैं, जाते हैं क्या मालगाड़ी पे कंटेनर? यस। और वही कंटेनर बाद में उठा के क्रेन से एज इट इज आपकी फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं ट्रक पे डाल के। ठीक है। और जब आपका वो कंटेनर खाली हो जाता है तो आप रेलवे को वापस लौटा देते हो। तो जाहिर सी बात है इस कंटेनर का रेलवे चार्ज लेगा या नहीं लेगा? बताइए, इस कंटेनर का रेलवे चार्ज लेगा या नहीं? डेफिनेटली लेगा। तो उस चार्ज को तभी अलाउ किया जाएगा जब आप उसका पेमेंट कर दें। राइट। पीएफ का पेमेंट, आपको याद होगा हमने ये कहा था कि जब आपको सैलरी मिलेगी तो उसमें पीएफ कटेगा। बोलिए हाँ या ना। यस। अब आपने एम्प्लॉय का पीएफ काटा, ध्यान से सुनना, आपने एम्प्लॉय का पीएफ काटा, क्या वो आपके सेट है? नहीं, वो तो आपको किसको देनी है, जमा करवानी है पीएफ में। ठीक है। तो आपको वो पैसा तुरंत जमा करवा देना है। अगर आप पीएफ में वो पैसा जमा नहीं करवाओगे तो उसे क्या मान लेंगे, आपकी इनकम मान लेंगे, उसे आपकी इनकम मान लेंगे। और जब आप पैसा जमा करवा दोगे तो उसे एक्सपेंसेस मान लेंगे। ध्यान से सुनना, मुझे 100 इम्प्लॉय को पेमेंट करना है, मैंने हर इम्प्लॉय का 1-1 हजार रुपए का पीएफ काटा, क्या मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए? अब मैं उन 1 लाख को पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवा रहा हूँ, तो उस 1 लाख को मेरी इनकम मान लें तो चलेगा? हाँ, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया अगर तुम्हारे पास पैसे आ गए और तुम जमा नहीं करवा रहे तो हम उसको इनकम मान लेंगे। फिर जब तुम उसका पेमेंट कर दोगे तो हम उसको क्या मान लेंगे, एक्सपेंसेस मान लेंगे। इसमें कई बार एम्प्लॉयर खुद भी कंट्रीब्यूट करता है अपनी जेब से। मतलब आप तो अपने पीएफ में पैसा लगाते ही है, आपका पैसा काट के तो वो आपके पीएफ में जमा करवाता ही है, साथ ही साथ अपनी जेब से भी कुछ पैसा जमा करवाता है। उसकी भी छूट तब मिलेगी जब उसका पेमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हैं इन सबका पेमेंट बेसिस पे ही डिडक्शन मिलेगा। ओके। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया कि सर जरूरी है क्या पेमेंट तुरंत हो? मान लो मैंने कोई एक्सपेंसेस 31 मार्च को इनकर्ड किया, ठीक है,
मैंने 31 मार्च को कोई इंटरेस्ट देना था मुझे, मैं नहीं दे पाया, मैं तो 2 दिन बाद भर दूंगा। तो कल भी ऐसी एक सिचुएशन आई थी और इस सिचुएशन में आपको टीडीएस वाले में कितना टाइम दिया गया था पेमेंट करने के लिए? बोलिए क्या आप? सर वॉइस नहीं आ रही। बोलिए, बात समझ में आई? ऐसा एक सेम केस हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में। जब हमने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ा था तो ऐसी सेम एक बात पढ़ी थी। सर बीच में वॉइस चली गई थी, अच्छा। हमने ये कहा कि इन एक्सपेंसेस का पेमेंट बेटा आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक करना है। आप जब रिटर्न भर रहे हैं उससे पहले पहले करना है। अगर आपने कर दिया तो एक्सपेंसेस आपको इसी साल अलाउ हो जाएगा, और अगर आपने पेमेंट उससे लेट किया तो फिर ये एक्सपेंसेस अगले साल अलाउ हो। ठीक है। दूसरी बात हमने ये कही कि हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में भी हमने ऐसा एक पॉइंट पढ़ा था रिगार्डिंग म्युनिसिपल टैक्स, कि पेमेंट करोगे तो डिडक्टेबल है, अदरवाइज डिडक्टेबल नहीं है। राइट? बोलो, क्लियर है? अच्छा, अब मान लो कि मैं पिछले 4 साल का, ध्यान से सुनना, मैं पिछले 4 साल का इंटरेस्ट बाकी चल रहा है लोन पे, और हर साल मैं उसको पे नहीं कर रहा, और इस बार मैं पूरे 4 साल का इंटरेस्ट पे कर देता हूँ, तो क्या मुझे इस साल पूरे 4 साल की डिडक्शन मिल जाएगी? यस और नो, सभी रिप्लाई कर दें। राघव, प्रेरणा, जाह्नवी और प्रियंका, इन चारों के जवाब आ रहे हैं, बाकी जवाब नहीं दे रहे हैं। अभिनव का जवाब नहीं आ रहा है। सिद्धि सिद्धि, प्राची, दीपक, अंजलि का जवाब नहीं आ रहा है। ओके, तो ये 4 साल का हमें अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, वहां पे भी तो यही पढ़ा था म्यूनसिपल टैक्स में भी तो, कि अगर 4 साल से हमने पे नहीं किया, आज करते तो आज अलाउ हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल तो अलाउ हुआ ही नहीं था। भाई किसी भी एक्सपेंसेस की रिडक्शन आप एक बार क्लेम कर सकते हैं, पहले हुआ नहीं क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ था, तो आज अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो आज तो हम उसको खर्चा मान सकते हैं ना। आगे बात समझ में? चलो, किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो एक बार। सर एओपी का ही है ना ये सेक्शन अलाउड वाला? एओपी कहाँ से आ गया बीच में बेटा? आप चीजें मिक्स मत करो। सब चीजें अलग अलग चल रही है, आप कोशिश करें चीजें मिक्स ना हो। एओपी का हमने सिर्फ एक सेक्शन पढ़ा है, दैट इज 40 BA, जिसमें ये बोला था कि एओपी को मेंबर को कोई भी सैलरी या रेमुनेशन दिया है तो वो डिसअलाउड होगा, बस। इसके अलावा हमने एओपी की कोई बात नहीं की है अभी तक। 43, 43 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। 43B जो सेक्शन है इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एसएससीज। राइट? चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, करते हैं, एक बार पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन नंबर 16 देखो। हमें बोला डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ Mayank Limited show the following expenses which have been due but are outstanding as on 31st March 2021.
ठीक है। 31 मार्च 2021 को इनका पेमेंट बाकी था रिगार्डिंग लीव इंकेशमेंट, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, बोनस और इंटरेस्ट। ओके, लीव इंकेशमेंट की अगर मैं बात करूं तो 65,000 बाकी था। कितना बाकी था? 65,000, जिसमें से 65,000 बाकी था, जिसमें से 1 जून को पेमेंट हो गया 15,000 और 25 दिसंबर को पेमेंट हुआ 50,000। तो बताइए क्या ये पूरा अलाउेबल है या कितना अलाउेबल है? हम जो बात कर रहे हैं दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 16 प्रीवियस ईयर 2020-21। बताइए लीव इंकेशमेंट की अगर मैं बात करूं तो कितना अमाउंट अलाउ होगा इस साल में? ₹15,000। क्या ये 50,000 अगले साल अलाउ हो जाएंगे? यस, ये अगले साल अलाउ हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी एट द ईयर एंड हमें देनी थी 14,000, जबकि हमने 3,000 तो दे दिए 10 जून को और 11,000 दे दिए 13 दिसंबर को। तो इस साल एक्साइज ड्यूटी कितनी अलाउेबल होगी? ओके, नेक्स्ट वन, सेल टैक्स। बोलिए, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कितना अलाउेबल होगा? पूरा 48,000, क्योंकि पूरा ही पेमेंट हो चुका है, राइट। बोनस, बोनस बताइए। 87,000, क्योंकि पूरा पेमेंट हो चुका है रिटर्न से पहले। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 50,000। बोलिए, कोई डाउट है किसी को? इस क्वेश्चन में ये जो डेट लिखी है ना, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये पुरानी लिखी हुई है, ये चेंज होगी, ये अक्टूबर में आ जाएगी। ओके, बोलो बेटा, यहाँ तक किसी के कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ? हाँ हाँ, अभी चेंज है बेटा, पुराना क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। ओके, चलो आगे। ओके, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपके बुक प्रॉफिट के कंसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ठीक है, ये आपके बुक प्रॉफिट के कंसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। तो करें स्टार्ट हम इसको। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह क्या रहा है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। उत्तर एंड दक्षिण पार्टनर ऑफ पीपी ट्रेडर्स
फर्निश द फॉलोइंग डिटेल, P&L अकाउंट दे रखा है जिसमें बोनस टू एम्प्लॉय एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें दे रखी है। नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अलाउड अंडर सेक्शन 32 is rupees 30,000। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फर्म हैज इंकर्ड ए लॉस, कितना लॉस है 8,50,000 का, विच इंक्लूड, जिसमें से 50,000 का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, मतलब लॉस 8 लाख का है और 50,000 का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक इज येट टू बी पेड, ये जो लोन का इंटरेस्ट है ये अभी तक पेमेंट करना बाकी है। आपको क्या निकालना है, टोटल इनकम ऑफ फर्म। तो क्या आप हेडिंग ऐसे लगाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पीपी ट्रेडर्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021। बोलिए, क्या हम ऐसे हेडिंग लगा सकते हैं? प्रेजेंटेशन का भी आप ध्यान रखें। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी टोटल इनकम निकालनी है। तो टोटल का मतलब तो सारे हेड आ गए। क्या फर्म की कोई सैलरी इनकम है? बताइए, क्या फर्म की कोई सैलरी इनकम है क्या? क्या क्वेश्चन में देख के आपको फर्म की कोई सैलरी इनकम दिख रही है क्या? नहीं। अरे सर कैसी बातें कर, अरे देखनी भी नहीं है, फर्म की सैलरी इनकम होती है क्या कभी? बताइए, क्या फर्म की सैलरी इनकम हो सकती है कभी? नहीं, तो देखना ही नहीं है। क्या हाउस प्रॉपर्टी इनकम है? पार्टनर की नहीं देखनी ना, हम पार्टनर की इनकम थोड़ी निकाल रहे हैं राघव, ट्रैक चेंज मत करो। हम इनकम निकाल रहे हैं फर्म की, सारी बातें फर्म की फिलहाल। पार्टनर की तो बहुत सी इनकम हो सकती है। ओके, चलिए। क्या कोई रेंट मिल रहा है फर्म को? क्या फर्म को कोई रेंट मिल रहा है क्या? नो, इसका मतलब एचपी इनकम भी नहीं है। तो सीधे आ जाते हैं हम किसके ऊपर, बीएनपी इनकम के ऊपर। अब ध्यान से सुनना, बीएनपी इनकम में हमें क्या करना है। क्या हम इनडायरेक्ट मेथड लगाएं? बोलिए, क्या हम इनडायरेक्ट मेथड लगाएं? यस सर, इनडायरेक्ट मेथड लगाओ। चलिए लगाते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड अगर लगाना है तो क्या मैं नेट प्रॉफिट लिख लूं? यस। अब क्वेश्चन कैसे करना है ये तरीका समझ लो। ओके, चलिए। आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुन लेना मुझे, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी का ध्यान भटका और वो क्वेश्चन में अटका, इसलिए ध्यान सुन लेना। हमें सबसे पहले क्वेश्चन की एक्सपेंसेस साइड को पकड़ना है और एक एक आइटम को देखते हुए जाओ कि वो एक्सपेंसेस अलाउ है या नहीं। बोनस पेड टू एम्प्लॉय, बताइए अलाउ होता है या नहीं होता है? इस पे दो चीजें चेक करनी है आपको। पहले सेक्शन 32-38 में हमने जो पढ़ा था वो, और दूसरा 40 से लेके 43B में जो पढ़ा, ठीक है। क्या बोनस एम्प्लॉय को देना अलाउेबल है या नहीं? है, बिल्कुल है। क्या इसमें आपको कोई ऐसा दे रखा है कि केस पेमेंट हुआ या पेमेंट नहीं हुआ या टीडीएस नहीं काटा, क्या ऐसी कोई जानकारी है? नहीं, पेमेंट पे होना चाहिए, पे हो रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अलाउेबल एक्सपेंस है। जब ये अलाउेबल एक्सपेंस है तो क्या हमें इसका कुछ करना है? बिल्कुल। जब ये अलाउेबल एक्सपेंस ही है तो क्या हमें इसका कुछ करना है? नहीं, हमें इसका कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट में से घटा हुआ है और हमें भी घटाना ही था। भाई हमें भी तो इसको प्रॉफिट में से घटाना था, ऑलरेडी घटा हुआ है, तो बात खत्म।
ठीक है, नेक्स्ट आइए, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने लोन लिया, बैंक से हमने लोन लिया, तो मुझे बताओ बैंक से हम जब लोन लेते हैं तो वो अलाउेबल है या नहीं? हाँ सर, अलाउ है। पर क्या बैंक से लिए हुए लोन पे कुछ कंडीशन पड़ी थी अभी हमने, कि उसका पेमेंट हो जाना चाहिए? ठीक है, ओके। अब सुनो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो सकता है ये लिखा हो कि पेमेंट नहीं हुआ, पर क्या अभी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे? नहीं, फिलहाल हम इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे देखते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन में कोई ना कोई आइटम रह जाएगा। तो फिलहाल आप ये मानिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, अलाउेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आगे देखेंगे। बोलिए, अदर एक्सपेंसेस अलाउ और नॉट अलाउ? अदर एक्सपेंसेस अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड है, कुछ नहीं करना। सैलरी टू पार्टनर अलाउड और नॉट अलाउड? डिपेंड करता है कि 40B के अकॉर्डिंग। हाँ, सैलरी की बात कर रहा हूँ प्रियंका, 12% नहीं। सुनो पहले, डिपेंड करता है कि ये बुक प्रॉफिट के परसेंटेज के हिसाब से सही है या नहीं। ठीक है, तो वो तो देखना पड़ेगा, तो बाद में देखेंगे, क्योंकि सैलरी का एडजस्टमेंट हम सबसे लास्ट में करते हैं, राइट। चलिए, आगे लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने परसेंट से? 15% से। क्या 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं हम? नहीं सर, नहीं दे सकते, तो हमें इसको डिसअलाउड करना पड़ेगा। अब अगर मुझे इसे डिसअलाउड करना है तो मैं ऐड करूं या लेस करूं? ऐड करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लेस हो रखा है, जबकि इतना नहीं होना चाहिए था। अब निकलेगा कैसे? उत्तर जो है उसको हमने दिया 4500, और जबकि जो दक्षिण है उसको हमने दिया कितना? 6000 रुपए। ओके। तो बताइए इसमें से कितना अलाउ और कितना डिसअलाउ? अमाउंट, परसेंटेज नहीं, अमाउंट बताना है। उत्तर को 3600 अलाउ है। क्या मैं ऐसा करूं कि जो 4500 है दैट इज जो 4500 है दैट इज 15%, तो 3% कितना होगा? ऐसा कर सकते हैं क्या? तरीका सही है। 4500 में दिया था जो 15% के बदले, तो 3% में कितना जाएगा? सेम ऐसा यहाँ कर दीजिए। कितना आएगा? 1200। तो क्या टोटल 2100 रुपए डिसअलाउड हो गए? 4800 जवाब किसका था? गलत था। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट आगे आइए। डेप्रिसिएशन दिया 40,000 का, अलाउ होता है या डिसअलाउ होता है? 40,000 का डेप्रिसिएशन अलाउेबल और डिसअलाउ? अलाउड है। सुनिए, मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलग होता है, जबकि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलग होता है, जबकि और अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन अलग होता है। ये P&L में जो डेप्रिसिएशन दे रखा है, ये एज पर अकाउंट्स होगा या एज पर इनकम टैक्स होगा? अकाउंट्स होगा, तो एक बार के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? डिसअलाउ, क्योंकि अकाउंट्स वाला तो हमें नहीं चलेगा। तो हमने अकाउंट्स वाले को क्या कर दिया है? डिसअलाउड कर दिया है, राइट। चलिए, क्या हमने एक्सपेंसेस साइड को पूरा देख लिया? क्या एक बार के लिए हमने एक्सपेंसेस साइड को पूरा देख लिया? यस।
अब इनकम साइड में आइए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया है हमने पार्टनर से, क्या बिजनेस का ही आइटम है? हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया है, बिजनेस का आइटम है, यस, तो हमें इसका कुछ नहीं करना। क्या और कोई ऐसी इनकम है जो बिजनेस की नहीं हो? क्या और कोई इनकम है P&L में ऐसी जो बिजनेस की ना हो? नहीं सर, ऐसी तो कुछ भी नहीं है। चलिए ओके, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। हमें लिखा है डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32, क्या ये अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स है? क्या ये डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स है? तो इसे लेस कर दूं? चलिए अलाउ है, इसको 30,000 रुपए को लेस कर दूं। ओके, आगे लिखा है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फर्म हैज इंकर्ड ए लॉस ऑफ रुपीज 8,50,000 एंड विच इंक्लूड 50,000 ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। क्या अभी कुछ करना है हमें इसका? क्या अभी कुछ करना है क्या? नहीं, जब बुक प्रॉफिट निकालेंगे तब करना है, फिलहाल हमें इसका कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट पढ़िए, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक इज येट टू बी पेड। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट था इसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो क्या करूं, इस इंटरेस्ट को डिसअलाउड कर दूं क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि इसका तो पेमेंट ही नहीं हुआ है, तो डिसअलाउड कर दें इसको? यस। बताइए, क्या पार्टनर रेम्युनरेशन को छोड़ के, बुक प्रॉफिट निकालने को छोड़ के हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए? कोई एडजस्टमेंट ऐसा हो आपके समझ ना आया हो, ऐसा कुछ है? नहीं। अब जब मैंने आपको बुक प्रॉफिट निकालना बताया था तो मैंने कहा था कि पहले नेट प्रॉफिट लिखना, ये बोला था कि पहले नेट प्रॉफिट लिखना, फिर उसमें प्लस माइनस एडजस्टमेंट करना, वो हमने सारे कर दिए। फाइनली क्या मुझे इसमें पार्टनर रेम्युनरेशन जोड़ देना है? यस। कितना दिया है पार्टनर को दोनों को मिला के? दोनों पार्टनर को मिला के कितना दिया है? 7,32,000। यस। अब इसका एक बार टोटल कर दो भैया, प्लस माइनस करके टोटल कर दो, प्लस माइनस करके टोटल कर दो। 8,76,600 ये बता रहे हैं प्रेरणा। ओके, क्या ये बुक प्रॉफिट है हमारा? क्या ये हमारा बुक प्रॉफिट आ गया? नो, ये बुक प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। अगर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा होता तब तो यही बुक प्रॉफिट होता, तब तो आपका सवाल सही होता। पर हमें तो दे रखा है ना, तो हमें इसमें से एक चीज और लेस करनी पड़ेगी, और वो क्या? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कितना? बताइए कितना है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? 50,000। और अगर मैं ये 50,000 कम कर देता हूं तो बुक प्रॉफिट 826,600 बचता है। क्या ये मेरे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से कम हो गया? बताइए, क्या ये मेरे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से कम हो गया क्या? नहीं, नहीं हुआ, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितने हैं? दीपक ध्यान से पढ़ो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितने हैं? तुम दूसरी बार पढ़ रहे हो फिर भी गलती कर रहे हो। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो 8 लाख ही है ना, 8 लाख है, 850 नहीं है। 850 इंक्लूड करते हैं 50,000 का डेप्रिसिएशन। तो जब दोनों को अलग करोगे, जब दोनों को अलग करोगे तो ऐसा ही तो होगा कि 8 लाख का लॉस, 50,000 का डेप्रिसिएशन, दोनों मिला के 8,50,000, यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। बोलो क्लियर है प्रियंका? ओके, तो इसका मतलब मैं पूरा डेप्रिसिएशन कम भी करूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया? बुक प्रॉफिट। क्या निकल के आ गया मेरे पास? बुक प्रॉफिट।
राइट। अब बताओ अकॉर्डिंग टू दिस बुक प्रॉफिट हम कितना मैक्सिमम रेम्युनरेशन दे सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस बुक प्रॉफिट हम मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना दे सकते हैं? 3 लाख का 90% और 5,26,600 का 60%। तो टोटल हो गया 585,960। क्या इतना दे सकते हैं हम? ओके। अब हमने दिया कितना था? 732। हम दे सकते कितना है? 585,960। ये लो बस। ओके। तो हमने जितना दिया हमने वो ऐड कर दिया, तो बताइए लेस कितना करूं? लेस कितना करूं? 585,960। बोलिए सही है? भाई आपने अगर गौर किया हो तो हमने दो ट्रीटमेंट एक जैसे किए हैं। डेप्रिसिएशन भी तो ऐसे ही किया था। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट भी तो ऐसे ही किया था। अकाउंट्स वाला जोड़ दिया, इनकम टैक्स वाला घटा दिया। वैसा ही हमने इसका किया, अकाउंट्स वाला जोड़ दिया और इनकम टैक्स वाला घटा दिया। राइट। ओके। अब जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हमने लेस किया था, क्या उसे भी वापस ऐड करूं मैं? क्योंकि वो सिर्फ बुक प्रॉफिट निकालने के लिए था। बोलो जी, आई बात समझ में? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? 2,90,640। बोलिए। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। बोलो भाई, एनी डाउट्स? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इस ईयर तो नहीं है सर अपन ने। देखो मैं आपको बताऊं। सर ये क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं एक चीज आपको बता दूं। हम जो इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का, ये यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि बुक प्रॉफिट निकालने के लिए हमने उसको एक बार एडजस्ट किया, एक बार लेस किया और फिर वापस ऐड कर दिया, ताकि हमारा बुक प्रॉफिट सही आ सके बस। बाकी इसका जो एक्चुअल सेटलमेंट होना है वो बीएनपी की इनकम निकलने के बाद होता है। एक्चुअल सेटलमेंट बाद में होता है। अभी तो हमने सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ बुक प्रॉफिट किया है। ओके। बता दो कोई डाउट है तो किसी को। इसका एक लेंथ की तरीका भी होता है, वो थोड़ा इजी रहता है। इसको लेस करेंगे तो टैक्स देंगे ना? हाँ, जब टैक्स देंगे तब लेस करेंगे, पर टैक्स देने से पहले अभी तो बहुत सारी बातें होनी बाकी है। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ बीएनपी इनकम निकाली है। अभी तो हमने सिर्फ बीएनपी इनकम निकाली है ना। अभी तो कैपिटल गेन भी निकलेगा, अदर सोर्स भी निकलेगा और भी होगा। ओके। हाँ, वो तो अभी बहुत चीजें आएगी आगे। अभी सिर्फ इतना समझना है कि पार्टनर को रेम्युनरेशन मैक्सिमम कितना दे सकते थे,
उसके लिए हमें क्या करना है बस। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 20, उसको जरूर ट्राई कर लेना, वो इसी का हिस्सा है दूसरा।